हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में 10 जनवरी 2022 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए घरों के प्रकारों में से उसे चुनिए जिसे भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के गांवों में रहने वाले लोगों को बनाना चाहिए। मतलब इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप उस प्रकार के घर को बनाइए जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो बारिश होती है, वहाँ पे जिस तरह के घर बनाए जाते हैं आपको उस तरह के घरों के प्रकार के बारे में बताना है। तो हमारा पहला ऑप्शन है सपाट छत वाले बांस के घर। दूसरा ऑप्शन है सपाट छत वाले पत्थर या लकड़ी के घर। तीसरा ऑप्शन है बांस के खंभों पर बने ढालू छत वाले घर। चौथा ऑप्शन है मिट्टी और फूस के घर जिनकी ढालू छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। तो इसमें क्या होगा, हमारा सही ऑप्शन क्या होगा। देखिए, सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है वो जहाँ होती है वहाँ पे क्या होता है कि कैसे घर बनाए जाते हैं। तो वहाँ पे बांस के खंभों पर बने ढालू छत वाले घर बनाए जाते हैं, क्योंकि बांस के खंभे पे ऊंचाई पे बनाए जाते हैं। क्योंकि वहाँ पे बहुत बारिश होती है तो भाई नीचे ज़मीन में पानी भर जाएगा। तो क्या करेंगे आप ऊपर, तो बांस के खंभे के ऊपर जब अपना घर बनाएंगे तो आप पानी या बाढ़ जो से बच सकेंगे। और ढालू छत रहेगी तो छत पे जो है वो पानी नहीं टिकेगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस महिला वेट लिफ्टर का नाम क्या है जिसने अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में 29 मेडल जीते। तो आपको उस महिला वेट लिफ्टर का नाम बताना है जिसने अंतर्राष्ट्रीय खेल में 29 मेडल जीते हैं। हमारा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है वहीदा प्रिज्म। दूसरा ऑप्शन है सुनीता विलियम्स। तीसरा ऑप्शन है बिछेंद्री पाल। चौथा ऑप्शन है कर्णम मल्लेश्वरी। तो ये हमने जो 2 वीडियोस मैंने बनाई हैं एनसीईआरटी बेस जो क्वेश्चंस पे, उनमें उसमें आपको बताया गया है कि सब जितने भी इसको रखा गया है एक उगते सितारे की तरह। मतलब एक सितारा, जो लड़कियां होती हैं जो अपने फील्ड में बहुत अच्छा कार्य करती हैं तो उसको ये लोग चमकता सितारा के नाम से बताया गया है। तो उन्होंने इसमें कर्णम मल्लेश्वरी की बात की है कि ये एक महिला थी, इन्होंने क्या है बचपन से ही अपने वेट लिफ्टिंग का काम करती थी। तो इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 29 मेडल जीते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेढकों और कीटों को फंसाने और खाने पकड़कर खा जाने वाला घटपर्णी पौधा कहाँ पाया जाता है। तो ऐसा कौन सा जो पौधा है जो मेढकों और कीटों जो उड़ते रहते हैं उनको फंसा के क्या करता है, वो उनको फिर खा जाता है। तो ये पौधा कहाँ पाया जाता है, मतलब भारत में कहाँ पाया जाता है। भारत में ऐसा सिर्फ एक ही राज्य है जहाँ पे यह पाया जाता है। तो वो कौन सा है आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है मेघालय। दूसरा ऑप्शन है मणिपुर। तीसरा ऑप्शन है मिजोरम। चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो ये कहाँ पे घटपर्णी पौधा हमारे देश में कहाँ पाया जाता है, हमारे देश में ये मेघालय राज्य में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपकी पुस्तक में किसी बड़े शहर का मानचित्र दिया गया है जिसके दाईं ओर के ऊपर वाले कोने पर मानचित्र का पैमाना इस प्रकार दिया गया है। पैमाना है 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर है, 950 मीटर। यदि इस मानचित्र पर रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे के बीच की दूरी मापी गई दूरी 16.7 सेंटीमीटर है तो इन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी लगभग कितनी होगी। तो ये दूरी आपको किस में बतानी है, ये हमें ऑप्शन से पता चल रहा है किस में बतानी है, किलोमीटर में। तो सबसे पहले हम किसमें क्या करेंगे कि इसमें हमको कितने की दूरी पूछा गया है, 16.7 सेंटीमीटर में उसको हमको किस में बदलना है, किलोमीटर में उसने हमसे आंसर पूछा। सबसे पहले क्या है, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 950 मीटर। तो हम क्या करेंगे 16.7 इंटू 950। तो हम जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो क्या आएगा, ऑप्शन क्या आएगा हमारा आंसर, हमारा आंसर आएगा 1586 5
क्या है ये? सेंटीमीटर। तो आप सबको पता है कि एक मीटर में, एक जो मीटर होता है ये हमारा कितने आएगा? मीटर में, सॉरी, ये हमारा आएगा मीटर में, क्योंकि हमने इसको किस में चेंज कर लिया है? मीटर में। तो आप सबको पता है कि एक मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? एक मीटर में 1000 किलोमीटर होते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इसको डिवाइड कर देंगे किससे? 1000 से डिवाइड करेंगे 1000 से, तो कितना आएगा हमारा आंसर? 15.865। तो हम सबको पता है कि जब जो दूसरी संख्या होती है वो 5 से ज़्यादा होती है तो हम यहाँ पे एक अंक बढ़ा के और फिर उसके बाद के अंकों को छोड़ देते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर होगा 15.9 क्या? किलोमीटर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उन, यहाँ पे उन रहेगा, उन जिम्मेदारियों को चुनिए जिन्हें पर्वतारोही माउंटेनियरिंग के ग्रुप लीडर निभाते हैं। मतलब आपको इसमें से उन जानकारियों को चुनना है जिनको एक जो माउंटेन पे जो चढ़ता है, जो उनका लीडर होता है। माउंटेन पे तो बहुत लोग रहते हैं साथ में, तो उसमें क्या होता है, जो योग्य सबसे व्यक्ति होता है उसको लीडर बना दिया जाता है और फिर उसको कुछ जिम्मेदारियां सौंप दी जाती हैं ताकि सभी लोगों को चढ़ने में आसानी हो। भाई जो तेज है या जिसको ज़्यादा जानकारी है तो वो बाकी लोगों की अपनी जानकारी के द्वारा मदद करेगा। तो इसलिए उसको क्या किया जाता है? लीडर बना दिया जाता है। तो इसमें आपको बताना है कि जो पर्वतारोही होते हैं उसके ग्रुप का जो लीडर होता है उसकी कौन कौन सी जिम्मेदारियां होती हैं। तो क्या क्या बताया? ए है ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले। बी है उन प्रतिभागियों को रुकने के लिए कहना जो उचित प्रकार से चढ़ने योग्य नहीं है। सी सामान उठाने में प्रतियोगी भागियों की सहायता करना। डी है प्रतिभागियों के रुकने और विश्राम करने के लिए उचित स्थान ढूंढना। जो अस्वस्थ हैं उनका ध्यान रखना और ग्रुप के लिए उचित भोजन की व्यवस्था करना। तो इसमें क्या होता है कि जो जो ग्रुप का जो लीडर होता है वो कौन कौन सी जिम्मेदारियां बताता है। ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले। नहीं, ग्रुप के वो आगे नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि भाई अगर वो ग्रुप के आगे चलेगा तो वो पीछे कौन छूट जा रहा है वो उसको देख ही नहीं पाएगा। तो ग्रुप का जो लीडर होता है वो सबसे पीछे चलता है ताकि वो जो 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 पीछे छूट जाए उनको चढ़ने में मदद कर सके। अगर वो आगे रहेगा तो वो पीछे कौन छूट रहा है वो उस पर ध्यान नहीं दे पाएगा। तो ये तो गलत हो गया। उन प्रतिभागियों को रुकने के लिए कहना जो उचित प्रकार से चढ़ने योग्य नहीं है। भाई जो उचित प्रकार से चढ़ने योग्य नहीं है आप उन्हें रोक देंगे तो फिर भाई वो तो उससे आप बाहर ही हो गए, वो फिर चढ़ ही नहीं पाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो चढ़ नहीं पा रहे उनकी मदद करना। ग्रुप लीडर का काम है कि जो प्रतिभागी नहीं चढ़ पा रहे हैं वो उसकी सहायता करे चढ़ने में। तो ये भी गलत हो गया, ये भी नहीं होगा। फिर थर्ड सी है सामान उठाने में प्रतिभागियों की सहायता करना। हाँ, ये प्रतिभागियों की सहायता करना चाहिए उसे, क्योंकि भाई जो लोग हैं आपको किस लिए लीडर बनाया गया? ताकि आप दूसरों की हेल्प कर सके। अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप उनकी हेल्प करें और उनको रास्ता बताएं कि कैसे करना है। तो ये सही हो गया। तो डी है प्रतिभागियों को रुकने और विश्राम के लिए उचित स्थान ढूंढना। ये भी ग्रुप लीडर का ही काम होता है कि जितने भी लोग हैं उनको रुकने के लिए सही जगह की वो तलाश करें। तो ये भी सही हो गया। और ये है जो अस्वस्थ है उनका ध्यान रखना और ग्रुप के लिए उचित भोजन की व्यवस्था करना। ग्रुप लीडर का ये भी काम है कि जो लोग नहीं चढ़ पा रहे हैं, जो अस्वस्थ हैं, उनकी वो देखभाल करे, उनका ध्यान रखे और ग्रुप के लिए भोजन की सही व्यवस्था करे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी डी ई। तो इसमें देखना है ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, ए सी डी ई। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? सी डी ई। कौन सा? ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। मतलब इसमें कथन दिया गया है, आपको विचार करना है कि ये जो वृक्ष है वो कौन सा है और इसके बारे में जो बताया गया है उसको आपको ध्यान से देखना है। ए है वृक्ष की ऊंचाई सामान्य कक्षा के कमरों की दीवारों के बराबर होती है।
बी है, इस वृक्ष की जड़ें धरती के भीतर वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक नीचे जाती हैं जब तक कि भूजल स्तर तक ना पहुंच जाए। सी है, यह वृक्ष अपने तने में जल एकत्र करता है। डी है, यह वृक्ष अबू धाबी में रेत के टीलों के पास पाया जाता है। यह वृक्ष जिसे रेगिस्तानी ओक कहते हैं के बारे में कौन सा कथन सही है? आपको इसमें बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सही है। तो केवल ए और बी, केवल बी और डी, ए बी सी, ए सी डी। तो वृक्ष की ऊंचाई सामान्य कक्षा के कमरों की ऊंचाई के बराबर होती है। हाँ, हमने ये पढ़ा है कि जो वृक्ष होता है उसकी ऊंचाई, रेगिस्तानी ओक वृक्ष की ऊंचाई कितनी होती है? हमारी कक्षा के लगभग बराबर। इस वृक्ष की जड़ें धरती के भीतर वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जाती हैं जब तक कि भूजल स्तर तक ना पहुंच जाए। हाँ, क्योंकि ये अपने तनों में पानी इकट्ठा कर रखती है, जो वो भूमिगत जल जो एकत्र करती हैं उसको क्या करती है? अपने तनों में इकट्ठा करके रखती है। जो स्थानीय लोग होते हैं, जब उन्हें जरूरत होती है तो उसमें वो छोटा सा होल करके पाइप लगा के उस पानी को निकाल सकते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन भी सही हो गया। यह वृक्ष अपने तने में जल एकत्र करता है। हाँ, ये भी सही है कि ये जो है ये वृक्ष क्या करता है? अपने तनों में पानी इकट्ठा करके रखता है। यह वृक्ष अबू धाबी में रेत के टीलों के पास पाया जाता है। नहीं, ये वृक्ष अबू धाबी में नहीं पाया जाता। ये वृक्ष कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये वृक्ष कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। तो अब ये जो डी है वो क्या हो गया? वो गलत हो गया, क्योंकि ये जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ए बी सी। तो ए बी सी जहाँ पे होगा वही हमारा ऑप्शन सही हो गया, ए बी सी। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत के मानचित्र पर कोई सरल रेखा खींचे जो भारत की राजधानी और पश्चिम बंगाल की राजधानी को मिलाती हो तो नई दिल्ली के सापेक्ष कोलकाता की दिशा होगी। मतलब आपको इसमें बताना है कि अगर कोई जो हमारी राजधानी जो है वो कहाँ है? ये दिल्ली क्या है? यहाँ है लगभग। और पश्चिम बंगाल की राजधानी करीब यहाँ पड़ती, थोड़ा सा तिरछे में है। तो ये आपको ये दिशा बतानी है कि ये कौन सी दिशा है। हल्का सा तिरछे में है वो, तो ये कौन सी दिशा है? जैसे मान लीजिए उत्तर है, ये कौन सी दिशा है? उत्तर है। ये दक्षिण है, ये पूर्व है, और ये पश्चिम है। तो जो ये दिशा होती है इसको हम क्या बोलते हैं? उत्तर पूर्व। तो हम देखना है, हमारा पहला ऑप्शन है दक्षिण पूर्व, दूसरा ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम, तीसरा ऑप्शन है ठीक पूर्व, चौथा ऑप्शन है उत्तर पूर्व। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेगर मेंडल एक मंक मुनि थे जिन्होंने 28,000 मटर के पौधों के साथ 7 वर्ष तक मठ के बगीचे में प्रयोग किया। उन्होंने यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण हैं जो जोड़ियों में आते हैं। निम्नलिखित में से उसे छांटिए जिसे मंडल ने अपने प्रयोगों में नहीं पाया था। मतलब उन्होंने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या बताया? उन्होंने जो प्रयोग किया उसके आधार पर उन्होंने बताया कि जो लक्षण होते हैं वो क्या करते हैं? वो जोड़ियों में जाते हैं। मतलब एक एक करके नहीं, वो जोड़ी में लक्षण जाते हैं। तो उन्होंने कौन कौन से, उन्होंने तीन मतलब विशेषताएं बताई थी कि ये 3 जो हैं वो जाते हैं, और 3 ही उन्होंने बताया कि ये 3 तरह के बीज होते हैं जो जोड़ियों में अपनी जो लक्षण होते हैं, विशेषताएं जो होती हैं उनकी, वो अपने आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफर करते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा बीजों का हरा या पीला होना, दूसरा ऑप्शन है बीजों का खुरदरा या चिकना होना, तीसरा ऑप्शन है पौधों का लंबा या नाटा होना, चौथा ऑप्शन है अगली पीढ़ी के पौधों के बीजों का नया रंग जो पीले और हरे गुण से मिलकर बना है।
तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया है कि कुछ अलग ही रंग बनेगा। ये कहते हैं कि जो भी गुण है वो अगली पीढ़ी में जाएंगे, लेकिन वो क्या है, जोड़े में जाएंगे। बीजों का हरा या पीला होना, ये सही है। और बीजों का खुरदरा या चिकना होना, ये भी सही है। पौधों का नाबा या नाटा होना, ये भी सही। लेकिन ये जो चौथा ऑप्शन है वो सही नहीं है। तो हमारा कौन सा सही हो गया आंसर? आंसर नंबर 4, क्योंकि इसमें पूछा है कि कौन सा नहीं है। इस बात पे आपको बहुत ज़्यादा तो हम जो नहीं है वही हमारा आंसर हो गया। तो आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए लक्षणों वाले पंछी का क्या नाम है? एक पंछी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला सा। तो इसमें आपको बताना है कि ये कौन सा पक्षी है। मतलब समझ लीजिए एक पहेली दी गई है जिसे आपको सॉल्व करना है कि एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा। तो ऐसा कौन सा पक्षी होता है? पहले हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 है शक्कर खोरा। ऑप्शन नंबर 2 है वीवर पक्षी। तीसरा ऑप्शन है मोर और चौथा ऑप्शन है बसंत गौरी। तो जो मोर होता है, जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है, तो वो मोर होता है। उसके उसके पंख पे देखेंगे आप गोले गोले सा पैसे के आकार का, मतलब उस तरह कुछ बना होता है। तो और वो पूरा क्या होता है, नीला ही नीला होता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य हैं? आपको बताना है कि हमारे देश भारत में कितने राज्य हैं। तो हम सभी को पता है कि हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहला ऑप्शन है हमारा 22, दूसरा ऑप्शन है 25, तीसरा ऑप्शन है 27, चौथा ऑप्शन है 28। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो गया? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉलम, मतलब आपको इसमें क्या करना है, कॉलम को मिलाना है, कॉलम को आपस में मैच करना है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए, कॉलम ए और कॉलम बी। तो एक कीट, पक्षी, सरीसृप, स्तनधारी, कछुआ, कॉकरोच, चमगादड़, उल्लू। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है। तो क्या है, कीट, पक्षी, सरीसृप और उल्लू। तो आप सबको पता है कि कीट क्या होता है। कीट में कौन आता है? कीट में कौन आएगा? कॉकरोच। पक्षी कौन है इसमें से? कछुआ, कॉकरोच, चमगादड़ और उल्लू में पक्षी कौन है? उल्लू। चमगादड़ स्तनधारी में आता है। आप लोग ये मत सोचिएगा कभी कि चमगादड़ जो है वो पक्षी में आता है। और सरीसृप के प्रजाति में कौन आता है? कछुआ। और स्तनधारी में चमगादड़। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया? ए का 4, नहीं सॉरी, ए का सेकंड, बी का 4, ए का सेकंड। ए का सेकंड तो ये तो ए का फर्स्ट है, ए का फर्स्ट है, ये तो सॉरी ये ए का फर्स्ट है। जो 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 ए का फर्स्ट है वो तो कट जाएगा। फिर बी का क्या है? 4, बी का 4 दोनों में है। तो ये तो नहीं, तो बी का 4 सिर्फ इसमें है, जिसमें ए का फर्स्ट है, ए का सेकंड है, उसमें बी का 4 सिर्फ इसमें है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ज़्यादा हमें ज़्यादा देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, हमने 2 देखा और हमें पता चल गया। सी का फर्स्ट कछुआ और डी का थर्ड यानी चमगादड़। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4। इस तरह से जब आप करेंगे तो आपका टाइम भी बचेगा। आप सर ये सब प्रश्न सॉल्व करने से पहले अगर जो 2 वीडियोस बनी हुई हैं एनसीईआरटी बेस्ड पे, आप 1-1 घंटे की वीडियोस हैं उनको आप देख लेंगे अगर, तो क्या होगा, आपको ये जो क्वेश्चन है वो बहुत इजी लगेंगे। इसमें सब सिर्फ 2 घंटे की क्लास है, आपको 2 घंटे की क्लास करनी है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि आप सबसे छोटे मार्ग से ट्रेन द्वारा पटना से चंडीगढ़ जा रहे हैं तो वह संभावित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जिससे होकर आप नहीं गुजरेंगी। मतलब आपको ये बताना है कि अगर मान लीजिए कि आप जो है चंडीगढ़ आप कहाँ, पटना से चंडीगढ़ जा रहे हैं, तो आप वो कौन सा राज्य होगा या केंद्र शासित प्रदेश होगा जो आपको रास्ते में नहीं मिलेगा। तो चंडीगढ़ कहाँ है? चंडीगढ़ यहाँ मान लीजिए इधर है, और पटना जो है यहाँ। तो देखिए हरियाणा जो है वो कुछ ऐसे मिलता है, पंजाब में ही तो समझ लीजिए वो है।
पंजाब में तो आप जाएंगे ही, और पटना अगर आपको इधर जाना है तो आपको उत्तर प्रदेश से होकर ही जाना पड़ेगा। तो कौन सा ऐसा है जो नहीं मिलेगा? दिल्ली। दिल्ली क्योंकि थोड़ा सा नीचे ही पड़ जाता है, तो अगर आप ऐसे सीधा जाएंगे मतलब सबसे छोटा मार्ग अगर अपनाएंगे तो आपको वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश या राज्य नहीं मिलेगा? दिल्ली जो है वो नहीं मिलेगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सी होगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छरों से फैलने वाले रोगों का समूह है। इसमें आपको ये बताना है कि कौन कौन से रोग हैं जो मच्छरों से फैलते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है डेंगू, मलेरिया, कोविड-19। दूसरा ऑप्शन है चिकनगुनिया, डेंगू, HIV एड्स। तीसरा ऑप्शन है मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। चौथा ऑप्शन है कोविड-19, चिकनगुनिया और डेंगू। तो हम सबको पता है डेंगू कोविड-19 किससे फैलता है? डेंगू मलेरिया तो मच्छर से फैलते हैं, लेकिन कोविड-19 क्या है? वो वायु द्वारा किसी के संपर्क में आने से इससे फैलता है, मतलब ये जो है मच्छर से नहीं फैलता। चिकनगुनिया और डेंगू ये दोनों तो मच्छर से फैलते हैं, लेकिन HIV जो है वो HIV मच्छर से नहीं फैलता है। तो ये भी गलत हो गया और ये भी। तो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, तो ये मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जो ये तीनों रोग हैं, ये क्या है? इनकी जो वाहक है कौन है? मच्छर होते हैं। कोविड-19 जो है वो मच्छर से नहीं फैलता। तो हमारा ऑप्शन कौन सी हो गया? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 खाद्य पदार्थों का वह समूह चुनिए जिसमें आयरन प्रचुर मात्रा में होता है। तो आपको उसमें से वो ग्रुप चुनना है जिसमें कि आयरन पाया जाता है। पहला ऑप्शन है हमारा आंवला, सेब, कद्दू। दूसरा ऑप्शन है सेब, गुड़, खीरा। तीसरा ऑप्शन है आंवला, पालक, कद्दू। चौथा ऑप्शन है आंवला, पालक, गुड़। तो सबसे ज़्यादा जो आयरन होता है वो किसमें पाया जाता है? आप सबको पता है कि आंवले में भी पाया जाता है, पालक में भी पाया जाता है, आंवले में भी पाया जाता है, सेब और कद्दू में नहीं पाया जाता आयरन। और सेब, गुड़, खीरा, गुड़ में तो बहुत प्रचुर मात्रा में आयरन पाया जाता है, लेकिन सेब और खीरा में जो है वो आयरन नहीं पाया जाता। आंवला, पालक, कद्दू, आंवले में पाया जाता है, पालक में पाया जाता है, लेकिन कद्दू में नहीं पाया जाता। आंवला, पालक, गुड़, तो ये हमारा ऑप्शन कौन सी हो गया? ऑप्शन नंबर 4। आंवला, पालक और गुड़ ये तीनों में क्या होता है कि जो आयरन है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो अब आपको हम जो पर्वतारोहण की जो ग्रुप जो लीडर होता है उसकी जो विशेषताएं होती है वो हम आपको बता देते हैं, क्योंकि हमने उस जो 2 घंटे की 2 क्लासेस ली हैं उसमें हमने आपको नहीं बताया है। तो क्या होता है, एक ग्रुप लीडर को जो बातें बताई गई थी वो कौन कौन सी हैं? बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना। दूसरा है पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना, मतलब आपको सबसे पीछे रहना है, और जो लोग हैं उनकी जो सामान उठाने में उनकी मदद करना है। जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना, मतलब जिसको चलने में प्रॉब्लम हो गई है आप उसको रुकने के लिए नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? आप उसका हाथ पकड़ के उसे चढ़ने में मदद करेंगे। रुकने के लिए जगह ढूंढना, आप सबके ठहरने के लिए, रुकने के लिए एक अच्छी जगह का चयन करेंगे। साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना, मतलब आपके ग्रुप का अगर कोई बीमार पड़ गया है तो आप क्या करेंगे? उसकी देखभाल करेंगे। सबके खाने पीने का इंतज़ाम देखना, मतलब सही से खाने पीने की व्यवस्था है कि नहीं, ये भी एक ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी होती है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ग्रुप के किसी भी सदस्य से गलती हो जाने पर हंसते हुए सजा भुगतने को तैयार रहना। मतलब कोई भी ग्रुप का अगर कोई एक व्यक्ति अगर कोई गलती करता है तो वो जिम्मेदारी पूरी ग्रुप की होती है कि भाई अगर तुमने उसको गलती करते हुए देखा तो तुमने उसे क्यों नहीं रोका, उसको समझाया क्यों नहीं, उसे बताया क्यों नहीं कोई बात। तो क्या होता है, ये पूरे ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर किसी मेंबर से गलती होती है तो वो सब लोग हंसते हंसते उस गलती को स्वीकार करें, और उसके लिए जो भी सजा का प्रावधान है वो सब लोग मिल के उसको वहन करेंगे। मैं समझ गई कि यहाँ का अनुशासन अपने आप में अलग ही है। मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह सजा है या मज़ा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।